Okay, class. In this lecture, we are going to discuss probability versus non-probability sampling. So, first of all, what do we mean by probability? Probability is the chance. Probable means chance of selection or chance of occurring. So, what do we mean by probability sampling? Probability sampling technique is basically a sampling technique in which every member of the population has a non-zero probability of selection. probability sampling का ये मतलब है कि ये हमारे पास वो सैम्पलिंग होती है कि जो ईच एंड एवरी मेंबर होता है पॉपुलेशन का, उसके पास एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है. देयर इज़ प्रोबेबिलिटी दैट ही मे बी चोजन रिगार्डिंग द डेटा कलेक्शन. सो दिस इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. मीन्स जब आपकी total population, for example, you have to collect data regarding your research topic about from the banks of Pakistan, and now in this case किसी भी बैंक की बारी आ सकती है, किसी भी बैंक को सिलेक्ट किया जा सकता है. मीन्स आपने कोई फेवरेटिज़म नहीं रखा हुआ या कोई बायस्डनेस शो नहीं कर रहे आप कि नहीं मैं जो है बैंक से डेटा कलेक्ट करना है, सो व्हाई नॉट आई विल गो टू BOK एंड आई विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम देम. या इफ़ यू से दैट आई शुड गो टू HBL बिकॉज HBL इज़ माई फेवरेट बैंक एंड आई विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम देम. सो इस तरह की जब आप बात करते हैं जहाँ पे बायसनेस आ जाए, तो उस तरह की टेक्निक को हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी. लेकिन जब प्रोबेबिलिटी की बात है दैट ईच एंड एवरी मेंबर हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, आपको नहीं पता कि आप रेंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लें. फॉर एग्जांपल, यू हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम बैंक्स एंड रेंडमली आप किसी भी बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से आपने डेटा कलेक्शन करनी है. तो इस तरह की जो हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ हो रही है, इसको हम कहते हैं probability sampling. Means each and every person has an equal, each and every unit has an equal chance of selection. For example, अगर मैं आपको क्लास की एग्जांपल दूँ, क्लास में आपके पास हम देखते हैं we have teacher and we have students, and when teacher points out any of the student, means टीचर ने कोई टेस्ट कंडक्ट करना है क्लास में, और क्लास में अचानक से जो है लेट्स सपोज़ किसी भी स्टूडेंट को मैं पॉइंट आउट करती हूँ या किसी भी स्टूडेंट को टीचर पॉइंट आउट करती है और सब स्टूडेंट्स को पता है कि किसी को भी पॉइंट आउट किया जा सकता है, तो इस तरह की सैम्पलिंग टेक्निक को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं. इसके अगेंस्ट जो हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ होती है दैट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. It is a sampling technique in which units of sample are selected on the basis of personal judgment or convenience. The probability of any particular member of the population being chosen is unknown. Non-probability sampling में ये होता है कि आपने जो अपनी population define की होती है, target की होती है, उसमें फिर आपने working population को select किया होता है, sampling frame आपने decide किया होता है, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी convenience या अपनी judgment की base पर sample की selection करते हैं. For example, मैं अगर इसको class के साथ compare करूँ तो we have a teacher and we have students, and students में for example टीचर को पता है कि बैक बेंचर्स हैं, दे आर नॉट दैट मच लाइक दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड द टेस्ट एंड दे आर एवरेज स्टूडेंट्स, और टीचर इंटेंशनली उन्हीं से पूछती है क्योंकि टीचर को पता होता है कि इनको नहीं आता होगा. फॉर एग्जांपल, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट और टीचर उन्हीं को पॉइंट आउट करे और उन्हीं से क्वेश्चनिंग करे. तो इस तरह की जो हम सैम्पलिंग कहेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे टीचर को पता है, टीचर इंटेंशनली अपनी चॉइस के स्टूडेंट से पूछ रही हैं, उनसे रिस्पॉन्सेस पूछ रही है दैट व्हाट आर देयर आंसर्स रिगार्डिंग सर्टेन क्वेश्चंस. लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी में हर किसी की बारी आ सकती है, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में ये है कि आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं. बीइंग अ रिसर्चर, आप ऐसे यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि आपके लिए आसान हो, जिनसे डेटा कलेक्ट करना, या जो आपके लिए एक्सेसिबल हों, आप इजीली उन तक पहुंच सकें और उनसे डेटा कलेक्ट कर सके. तो इस तरह की जो आप सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स. जब नॉन प्रोबेबिलिटी की बात आती है कि आप जो है अपनी कन्वीनियंस या जजमेंट की बेस पे सैम्पल सिलेक्शन कर रहे होते हैं और फिर उनसे डेटा आपने गैदर करना होता है, तो हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फ़र्दर कुछ टाइप्स आते हैं. जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग. What do we mean by convenience sampling? The sampling procedure of obtaining those people or units that are most conveniently available. यहाँ पे आप देखेंगे, आप जब अपना सैम्पलिंग यूनिट डिसाइड करते हैं तो आप देखते हैं कि आप उन यूनिट्स को कांटेक्ट करें जो कि आपके लिए बहुत आसानी से आप उनको रीच कर सकते हों और बहुत आसानी से आप उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिसर्चर है एंड ही इज़ रिजाइडिंग इन पेशावर.
और लेट्स सपोज उसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम रिगार्डिंग बैंकिंग परफॉर्मेंस. सो इस केस में उसकी जो टारगेट पॉपुलेशन है दैट इज़ द बैंक्स ऑफ पाकिस्तान, वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स. लेकिन जब सैम्पल की बात आती है तो वो अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की तरफ जा रहा है और वो ये कहता है दैट आई विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम ओनली दोज बैंक्स विच आर सिचुएटेड नियर माई रेजिडेंस. वैसे भी मेरा जो सैम्पल साइज़ है वो लेट्स सपोज मैंने 100 यूनिट्स से डेटा कलेक्ट करना है. सो 100 ब्रांचेस तो पेशावर में भी ईज़िली अवेलेबल हैं. सो आई विल गो इन पेशावर, आई विल विज़िट इन बैंक्स ऑफ पेशावर एंड आई विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम 100 यूनिट्स ईज़िली. सो इस तरह की जो हम सैम्पलिंग टेक्निक अडॉप्ट कर रहे हैं नॉन प्रोबेबिलिटी की, इस तरह की सैम्पलिंग टेक्निक को हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग. मीन्स आप अपनी आसानी को देखते हुए अपने सैम्पल यूनिट्स डिसाइड करते हैं और फिर उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, मैं पेशावर में रह रही हूँ और इस चीज़ को, इस फैक्टर को माइंड में रखते हुए मैं जस्ट पेशावर की यूनिट्स से ही डेटा कलेक्ट कर रही हूँ. सो दिस सैम्पलिंग टेक्निक वुड बी नोन एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग. या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी रेजिडेंस को देखते हुए, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर यूनिवर्सिटीज़ से डेटा कलेक्ट करना है एंड आई एम ऑलरेडी अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो मैं कहती हूँ कि आई विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम माई ओन यूनिवर्सिटी, बजाय इसके कि मैं किसी दूसरे सिटी जाऊँ और वहाँ से डेटा कलेक्ट करूँ. आई विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम माई ओन यूनिवर्सिटी. मैं अपनी यूनिवर्सिटी से ही डेटा कलेक्ट कर लूँगी. वैसे भी जो मेरा सैम्पल साइज़ है वो लेट्स सपोज 100 यूनिट्स है एंड इतनी एनरोलमेंट होती है यूनिवर्सिटी में कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी से ही डेटा कलेक्ट कर लूँ. तो इस तरह की जब सैम्पलिंग आप करते हैं तो इसे हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं. ये इसका एडवांटेज ये हो सकता है कि इट इज़ कन्वीनियंट टू यू, एज़ द नेम इंडिकेट्स. आप अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए जो है डेटा कलेक्शन करते हैं. बट डिसएडवांटेज ये है कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होता सैम्पल का, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक है और फिर नॉन प्रोबेबिलिटी में भी कन्वीनियंस आ जाती है. सो इस केस में अक्सर ऐसा होता है कि योर सैम्पल में बी नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इंटायर पॉपुलेशन. फिर उसके बाद बात आती है जजमेंटल सैम्पलिंग की. सॉरी आई हैव मिस्ड द पेज. जो नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है दैट इज़ जजमेंटल सैम्पलिंग. जजमेंटल सैम्पलिंग में हम ये करते हैं कि अपनी जजमेंट की बेस पे, जो हमारी जजमेंट होती है उसकी बेस पे हमने सैम्पलिंग यूनिट्स को सिलेक्ट करना होता है. एज यू कैन सी नाउ इन द डेफिनीशन, हियर वी आर. जजमेंटल सैम्पलिंग या जजमेंट सैम्पलिंग का जो सेकंड नेम है दैट इज़ पर्पसिव सैम्पलिंग. इट्स अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इन विच an experienced individual selects the sample based on personal judgment about some appropriate characteristics of the sample member. जजमेंट सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग में इस तरह होता है कि जो रिसर्चर होता है वो अपनी जजमेंट की बेस पर सैम्पल खुद डिसाइड करता है दैट आई विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम दिस सैम्पल एंड दैट वुड बी माई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. मीन्स एक रिसर्चर है वो अपनी जजमेंट की बेस पे जो है सैम्पल्स डिसाइड करता है और फिर उनसे डेटा कलेक्ट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ रिसर्चर एंड आई हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम टीचिंग फैकल्टी से मैंने डेटा कलेक्ट करना है. मेरा रिसर्च टॉपिक कुछ इस तरह है कि मुझे उसके लिए टीचर्स से डेटा रिक्वायर्ड है और मैं अपनी जजमेंट की बेस पे ये डिसाइड करती हूँ दैट टीचर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर या टीचर्स ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल दिस कॉलेज आर वेरी ब्रिलियंट एंड दिस टीचर्स कैन गिव मी अ गुड रिस्पॉन्स. सो आई एम गोइंग टू कॉन्टेक्ट देम एंड आई विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम देम. सो इस तरह की सैम्पलिंग को हम जजमेंट सैम्पलिंग कह रहे हैं. मीन्स रिसर्चर अपनी जजमेंट को यूटिलाइज़ करते हुए जो उसे ठीक लगता है, जो सैम्पल जो यूनिट्स उसको ठीक लगते हैं उसको माइंड में रखते हुए वो डेटा कलेक्शन करता है. तो इस तरह की सैम्पलिंग को हम क्या कहेंगे? जजमेंट सैम्पलिंग कहेंगे. मीन्स रिसर्चर जो सोचता है कि उसके नज़दीक जो लोग बेस्ट डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं वो उन्हीं को कॉन्टेक्ट करता है. देन वी हैव कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है? कोटा सैम्पलिंग में आपके पास हम डेफिनेशन देख लेते हैं. अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर दैट इंश्योर्स दैट वेरियस subgroups of a population will be represented on pertinent characteristics to the exact extent that the investigator desires.
कोटा सैम्पलिंग में ये होता है कि रिसर्चर डिफ़ाइन कर लेता है दैट आई हैव टू कलेक्ट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कोटा। वो सबसे पहले अपने लिए कोटा डिसाइड कर लेता है। फॉर एग्जांपल आई हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम टीचिंग फैकल्टी, तो टीचिंग फैकल्टी में मैं फर्दर एज अ रिसर्चर डिसाइड करती हूँ दैट हाफ ऑफ माई फैकल्टी इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन मेल जेंडर एंड हाफ ऑफ द फैकल्टी शुड बी फीमेल जेंडर। तो इस तरह की जो मैं अपनी सैम्पल को डिवाइड करती हूँ मेल या फीमेल में और फिर उनसे डेटा कलेक्ट करती हूँ, मीन्स मैं एक सर्टन कोटा डिसाइड कर लेती हूँ दैट अगर मेरी सैम्पल 100 यूनिट्स हैं तो 100 में से 50 मेल होने चाहिए एंड 50 फीमेल होने चाहिए। तो इस तरह की जो सैम्पलिंग टेक्निक है इसको हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। या दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल मैं ये डिसाइड करती हूँ दैट आई हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम कॉलेज ग्रेजुएट्स, और कॉलेज ग्रेजुएट्स में मेरे पास जो एज लिमिट है मैं वो डिफ़ाइन कर लेती हूँ दैट फॉर एग्जांपल माय सैम्पल साइज़ इज़ 100 यूनिट्स, तो जो 50 कैंडिडेट्स हैं दे शुड बी बिलो 20 एंड 50 कैंडिडेट्स शुड बी अबव 20। तो जब इस तरह का कोई क्राइटेरिया मैं डिफ़ाइन कर लेती हूँ अपने सैम्पल के लिए फॉर डेटा कलेक्शन, तो इस तरह की सैम्पलिंग टेक्निक को क्या कहते हैं, कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। ये भी एक अच्छी टेक्निक आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप एक कोटा डिसाइड कर लेते हैं जो कि आपकी सैम्पल को रिप्रेजेंट करता है कि इतने परसेंट जो है इतने फॉर एग्जांपल फ़ीमेल्स के लिए है, इतने परसेंट जो है डेटा सीनियर सिटीज़न से कलेक्ट किया जाएगा, इतना परसेंट डेटा चिल्ड्रन से कलेक्ट किया जाएगा। आप एक स्पेसिफिक कोटा डिसाइड कर लेते हैं। और दूसरी तरफ अगेन ड्रॉबैक यही आ जाता है कि इट्स अ नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक, ऑल इज़ बेस्ड ऑन योर जजमेंट, ऑल इज़ बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, ऑल इज़ बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस। सो इसको ऑब्वियसली इसको ड्रॉबैक कंसिडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जो हम कंसिडर करेंगे टाइप्स, उससे आपको समझ आ जाएगा कि अगर जब सैम्पलिंग टेक्निक की बात आती है सो यू शुड गो विथ प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स। हाँ, अगर बहुत ही कोई ऐसा रीज़न है या आपका कोई टॉपिक ऐसा है कि जिसके लिए आप प्रोबेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकते, देन यू कैन गो टुवर्ड्स नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स। Then we have snowball sampling. Snowball sampling is a sampling procedure in which initial respondents are selected by probability methods and additional respondents are obtained from information provided by the initial respondents. Easy words में अगर मैं आपको बताऊँ तो snowball sampling में इस तरह होता है कि रिसर्चर फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्चर को पता है दैट सैम्पल साइज़ इज़ गोइंग टू बी 100 यूनिट्स, तो उसमें से वो क्या करता है कि फ़र्स्ट 10 यूनिट्स में क्वेश्चनियर्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है और फर्दर उनसे ये कहता है कि आप अब इन क्वेश्चनियर्स को, मींस वो प्रिंट तो 100 यूनिट्स का ही लेगा क्योंकि उसे 100 यूनिट्स से डेटा चाहिए होता है। वो फ़र्स्ट 10 इंडिविजुअल्स को कांटेक्ट करता है, अपने जो उसके सैम्पल होते हैं उसी में से 10 इंडिविजुअल्स को कांटेक्ट करता है, उनसे वो क्वेश्चनियर्स फिल आउट करवाता है और रिमेनिंग जो 90 क्वेश्चनियर्स हैं वो उन्हीं 10 इंडिविजुअल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उनसे कहता है कि फ़र्दर आगे आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आप उनमें ये क्वेश्चनियर्स डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर वो जो 10 इंडिविजुअल्स होते हैं वो आगे फ़र्दर अपने कॉन्टेक्ट्स में वो क्वेश्चनियर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उन्हें आगे कह देते हैं कि आप आगे फ़र्दर अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं जो कि सैम्पल की कैटेगरी में फॉल करते हों, मींस अगर आपने डेटा कलेक्ट करना है फ्रॉम एजुकेटेड पीपल, तो आप जो इन 10 इंडिविजुअल्स को कॉन्टेक्ट करते हैं इनको आप कह देते हैं कि फ़र्दर ये क्वेश्चनियर्स ऐसे ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें जो कि एजुकेटेड हों या फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हों। फिर आगे फ़र्दर जो इंडिविजुअल्स जिनके हाथ वो क्वेश्चनियर लगता है वो आगे फ़र्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस जब तक कि आपके वो 100 यूनिट्स पूरे ना हो जाएं। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग का मेन थीम ये है कि आप जस्ट फ्यू इंडिविजुअल्स को कांटेक्ट करते हैं, उनको क्वेश्चनियर्स देते हैं और उनसे कहते हैं कि फ़र्दर डिस्ट्रीब्यूशन वो ख़ुद कर लें और क्राइटेरिया आप उनको बता देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सैम्पल इस तरह होना चाहिए, तो आप ऐसे इंडिविजुअल्स को फ़र्दर ये क्वेश्चनियर्स हैंड ओवर करें या पास ऑन करें जो कि इसी क्राइटेरिया में फॉल करते हों। सो इट्स ऑल्सो अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सो होपफुली जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स अब तक हमने डिस्कस की हैं, कन्वीनियंस, कोटा, जजमेंटल एंड द स्नोबॉल, ये आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की तरफ, वो फर्दर उसकी कुछ टाइप्स हैं जो कि अब हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू क्लास।